Human eye, the eyeball is approximately spherical in shape. तो आई बॉल अगर हम आँखों को बाहर निकालें तो वो अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल शेप है। जैसे बॉल होता है, बॉल के जैसे अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल शेप है। बॉल का शेप क्या है? स्फेरिकल। उसी तरह अपना जो आई बॉल है उसका भी शेप जो है बॉल के जैसे अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल शेप है। और आई बॉल का डायमीटर कितना है? 2.4 सेंटीमीटर। अगर समझो मैंने आई बॉल को दो टुकड़ा कर दिया, इन 2 पीसेस इफ़ आई कट इट, इफ़ द आई बॉल इज़ दिस वे, अगर मैंने उसको 2 टुकड़े में कट किया तो आई विल गेट 2 पीसेस। और अगर मैंने एक पीस के अंदर देखा तो उसका व्यू कुछ इस तरह दिखाई देता है। अभी आई बॉल जो है वो स्फेरिकल इन शेप है और उसका जो आउटर लेयर है, इसका आई बॉल का 3 लेयर्स रहता है। हाउ मेनी लेयर्स आते हैं? 3 लेयर्स आते हैं। आउटर लेयर जो है वो वाइट कलर है और ये वाइट कलर का जो आउटर लेयर है उसे कहते हैं स्क्लेरोटिक कोट। हम किसी के आंखों में देखें तो ये पार्ट जो वाइट कलर दिखाई देता है उसी को कहते हैं स्क्लेरा और स्क्लेरोटिक कोट। अगर मैंने ये लेयर को निकाल दिया तो उसके नीचे और एक लेयर दिखाई देगा और वो लेयर, सेकेंड लेयर का नाम क्या है? कोरॉइड। So the second layer is known as what? Choroid. The first layer, outer layer is known as sclerotic coat. Second layer is known as choroid. स्क्लेरोटिक कोट जो है वो वाइट इन कलर है। अभी इस लेयर को भी अगर मैंने निकाल दिया तो इसके नीचे और एक थर्ड लेयर है और वो थर्ड लेयर का नाम क्या है? रेटिना। तो आई बॉल इज़ मेड अप ऑफ व्हाट? 3 लेयर्स। आउटर लेयर जो है उसे वो वाइट इन कलर है और उसे क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिक कोट और स्क्लेरा। स्क्लेरोटिक कोट के नीचे सेकेंड लेयर है, उसे क्या कहते हैं? कोरॉइड। कोरॉइड के नीचे थर्ड लेयर है, उसे क्या कहते हैं? रेटिना। तो रिमेंबर दिस, आई बॉल इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। स्क्लेरोटिक कोट which is white in color, below that second layer is choroid, second layer के नीचे जो third layer है उसे क्या कहते हैं? retina. There is a very thin transparent cover on the human eye known as cornea. Light enters the eye through it. Maximum amount of incident light is refracted inside the eye at the outer surface of the cornea. तो ये जो पार्ट है उसे कहते हैं कॉर्निया। और कॉर्निया कैसा रहता है? थिन एंड ट्रांसपेरेंट। और लाइट जो रहता है आँख के अंदर, कॉर्निया के थ्रू से वो आँख के अंदर आता है। और कॉर्निया का फंक्शन क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट जो है उसको कलेक्ट करके रिफ्रैक्ट करता है आँखों के अंदर। नाउ बिहाइंड दिस cornea, dark fleshy screen behind the cornea is called the iris. The color of the iris is different for different people. तो ये कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे इसको कहते हैं आइरिस और ये डार्क फ्लैशी स्क्रीन जो है उसी को कहते हैं आइरिस। और आइरिस का कलर जो रहता है अलग अलग लोगों का अलग रहता है। जैसा किसी किसी का आइरिस ब्लू कलर रहता है तो किसी का ब्लैक रहता है, किसी का ब्राउन रहता है, किसी का ग्रे रहता है। Next, there is a small hole of changing diameter at the center of the iris which is called the pupil. The pupil controls the amount of light entering the eye. If the light falling on the eye is too bright, pupil contracts, while if the light is dim, it widens. अभी आइरिस के अंदर एक होल है, ये आइरिस है। आइरिस का अंदर जो बीच में सेंटर में एक होल दिखाई देता है, डार्क कलर होल, उसी को कहते हैं प्यूपिल। सो दिस ब्लू पार्ट इज नोन एज आइरिस और बीच में जो सेंटर में ब्लैक दिखाई देता है उसी को प्यूपिल कहते हैं। और प्यूपिल जो रहता है वो अपना डायमीटर चेंज कर सकता है। इट कैन मेक इट बिग, इट कैन मेक इट स्मॉल। प्यूपिल का फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग दी आई। तो कितना लाइट आँख में आना चाहिए उसको वो कंट्रोल करता है। अगर समझो कोई बाहर धूप में 12 बजे धूप में अगर बाहर निकले, जब सनलाइट एकदम ब्राइट रहता है तो उस टाइम में जो ये प्यूपिल है वो छोटा हो जाता है, उसका डायमीटर छोटा हो जाता है। अगर समझो अंदर आया, घर के अंदर आया और लाइट एकदम कम है तो ऐसे टाइम में जो प्यूपिल है वो बड़ा हो जाता है। सो वाइडेंस, इट वाइडेंस। तो प्यूपिल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। छोटा कब होता है या कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब भी ज़्यादा लाइट रहता है। और बड़ा कब होता है? जब भी कम लाइट रहता है, मीन्स इट वाइडेंस। तो डायमीटर प्यूपिल जो है डायमीटर चेंज कर सकता है। नाउ बिहाइंड द प्यूपिल, behind the pupil there is a double convex transparent crystalline lens. The lens provides small adjustment of the focal length to focus the image. The lens creates real and inverted image of an object on the screen inside the eye.
तो प्यूपल के पीछे है डबल कॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन लेंस, और ये क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो अपना फोकल लेंथ एडजस्ट कर सकता है, फोकल लेंथ को थोड़ा बड़ा कर सकता है या तो वो छोटा कर सकता है। वो फोकल लेंथ को क्यों एडजस्ट करता है? ताकि वो इमेज को फोकस कर पाए। अब ये डबल कॉन्वेक्स लेंस स्क्रीन में कौन सा टाइप ऑफ इमेज फॉर्म होगा, विच यू हैव स्टडीड इन रे डायग्राम। कॉन्वेक्स लेंस जो रहता है वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। तो इसमें भी डबल कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज स्क्रीन में फॉर्म करता है। यानी जब भी हम फ्रिज को देखें तो फ्रिज का जो रियल और इन्वर्टेड मतलब उल्टा इमेज स्क्रीन में फॉर्म होगा। द स्क्रीन इज़ मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव cells and is called the retina. When light falls on these cells, the cells get excited and generate electric signals. The optic nerves conveys the signals to the brain. Later the brain analyzes these signals and converts them in such a way that we perceive the object as they actually are. तो स्क्रीन क्या है? रेटिना। जो थर्ड लेयर जो रेटिना था उसी को स्क्रीन कहते हैं। और रेटिना या स्क्रीन में सेंसिटिव सेल्स रहता है। जब ये लाइट इस सेंसिटिव सेल्स में आके गिरता है तो इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, और ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो जनरेट करता है वो ऑप्टिक नर्व जो है वो ब्रेन तक पहुंचाता है। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन इन सिग्नल्स को एनालाइज करता है। वी परसीव द ऑब्जेक्ट हैज़ दे एक्चुअली आर। इसका मतलब क्या है? अभी रियल और इन्वर्टेड इमेज स्क्रीन में फॉर्म हुआ था। मैंने अभी बताया था कि फ्रिज को अगर हम व्यू करें तो उसका उल्टा इमेज रेटिना में फॉर्म होता है, लेकिन जब वो ब्रेन में जाता है तो ब्रेन उसको वापस सीधा करके हमें दिखाई देता है। तो इसके लिए हमको फ्रिज कभी उल्टा नहीं दिखाई देता है, वो सीधा ही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन इस इन्वर्टेड इमेज को परसीव करता है, मतलब जैसे वो ऑब्जेक्ट है उस तरह वो चेंज करके दिखाई देता है। द डायमीटर ऑफ द आई बॉल, the diameter of the eyeball is about 2.4 centimeter. This I had already explained. If relaxed state, in relaxed state, the focal length of healthy eye is how much? 2 centimeter. तो relaxed state में है, मतलब we are not straining our eyes to look into anything, और ऐसे state में healthy eye का focal length कितना रहता है? 2 centimeter. Different parts of human eye का अलग अलग parts क्या है? अभी मैंने समझाया था जो आई बॉल है उसका 3 लेयर होते हैं। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ आई बॉल। जो बाहर का लेयर जो वाइट इन कलर है उसे क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिक कोट। स्क्लेरोटिक कोट के नीचे सेकेंड लेयर है, उस सेकेंड लेयर को क्या कहते हैं? कोरॉइड। कोरॉइड के नीचे थर्ड लेयर है, दैट इज़ नोन एज रेटिना। अभी ये जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे क्या है? आइरस। आइरस जो अलग अलग पर्सन का आइरस का कलर अलग होता है, किसी का ब्लू, ब्राउन, नहीं तो किसी का ब्लैक होता है। और आइरस के बीच में ब्लैक होल है, वो होल को क्या कहते हैं? प्यूपल। सो दिस इज़ कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे आइरस, आइरस के बीच में जो ब्लैक होल है इट इज़ नोन एज व्हाट? प्यूपल। और प्यूपल के पीछे क्या आता है? बाई कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन लेंस, और ये क्रिस्टलाइन लेंस आर हेल्ड बाय सिलरी मसल्स। तो ये है सिलरी मसल और ये है क्रिस्टलाइन लेंस। अब ये सिलरी मसल्स जो रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के वजह से लेंस का जो फोकल लेंथ है वो चेंज होता है। नाउ व्हाई डज द लेंस चेंजेस इट्स फोकल लेंथ? लेंस अपना फोकल लेंथ क्यों चेंज करता है? ताकि इमेज जो है वो स्क्रीन में फोकस हो या रेटिना में फोकस हो। नाउ दिस इज़ अ मसल्स की मदद से जो आई बॉल है वो घूम सकता है, जैसे अपना आई बॉल साइड वे, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऊपर नीचे देख सकता है। सो दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ दिस मसल्स। ये है ऑप्टिक नर्व और ये है ऑप्टिक डिस्क। अभी ऑप्टिक डिस्क का फ़ायदा क्या है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस ऑप्टिक डिस्क? दैट विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन। सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, लाइट कमिंग फ्रॉम अ नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो जो नॉर्मल ह्यूमन आई जो है जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, ऐसा नॉर्मल ह्यूमन आई को बहुत दूर का ऑब्जेक्ट भी एकदम क्लियरली दिखाई देता है और नज़दीक का ऑब्जेक्ट भी एकदम क्लियरली दिखाई देता है। हाउ दिस इज़ पॉसिबल? While seeing objects at large infinite distance, the lens of the eye becomes flat
एंड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस। तो जब दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो लेंस जो है वो फ्लैट हो जाता है और उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। उसी तरह while seeing the nearby object the lens becomes more rounded and its focal length decreases। तो नज़दीक के ऑब्जेक्ट देखते वक्त आई का जो लेंस है वो राउंडेड या बल्ज हो जाता है और उसका फोकल लेंथ डिक्रीज होता है। ना हाउ दिस इज़ पॉसिबल, जो लेंस जो है इट इज़ सपोर्टेड बाय सिलरी मसल, तो सिलरी मसल्स की वजह से ये लेंस जो है वो फ्लैट या राउंडेड हो जाता है। ना लेट अस कंसिडर माय थंब एज अ सिलरी मसल। तो सिलरी मसल जो है वो रिलैक्स होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब रिलैक्स होता है तो लेंस को वो पुल करता है, इस वजह से वो फ्लैटन हो जाता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो प्रेशर डालता है लेंस के ऊपर और लेंस जो है वो राउंडेड या बल्ज्ड हो जाता है। लेट अस अज्यूम दिस रबर बैंड एज द लेंस, तो लेट अस कंसिडर दिस एज द लेंस। तो ये सिलरी मसल जब रिलैक्स होता है तो लेंस क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसके ऊपर प्रेशर आता है तो ये राउंडेड या बल्ज हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ द फ्लैटनिंग ऑफ द आई लेंस एंड bulging of the eye lens we are able to see the far away objects as well as the nearby object। उसी तरह focal length increase होता है, तो वो जब ही फार अवे ऑब्जेक्ट देखते हैं तो फोकल लेंथ इंक्रीज होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट देखते वक्त फोकल लेंथ डिक्रीज होता है। ना हाउ दिस इज़ पॉसिबल, ना दिस इज़ अ फ्लैटन, मतलब लेंस जब भी फ्लैट होता है तो उसका जो फोकस है वो बहुत दूर रहता है, और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जो लेंथ है उसको बोलता है फोकल लेंथ। तो जब भी फोकस दूर रहता है तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। तो यानी व्हेन वी सी फार अवे ऑब्जेक्ट द फोकल लेंथ इंक्रीजेस, एंड व्हेन वी सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट तो फोकस कहाँ पे रहता है, नज़दीक रहता है, तो ये फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो व्हेन वी सी द फार अवे ऑब्जेक्ट द फोकल लेंथ इंक्रीजेस एंड व्हेन वी सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट द फोकल लेंथ डिक्रीजेस। The maximum or the farthest distance of an object from an human eye at which it is clearly visible without any stress on the eye is called the furthest distance of distinct vision, and the minimum distance of an object from a normal eye at which it is clearly visible without any stress on the eye is called minimum distance of distinct vision। Now what is the meaning of that? अभी कोई far away object देख रहा है या nearby object देख रहा है तो object और eyes के बीच में जो distance है उसे कहते हैं distance of distinct vision। तो distance between the object and the eye is known as distance of distinct vision। ये दो टाइप का है। जब भी दूर का ऑब्जेक्ट देखता है तो उसे, बहुत दूर है वो ऑब्जेक्ट, तो उसे कहते हैं farthest distance, farthest distance of distinct vision। और जब भी नज़दीक का ऑब्जेक्ट देखते हैं और वो क्लियरली विजिबल है तो उसे कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आई इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये दो टाइप का रहता है। जब दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट और आँख के बीच में जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और जब भी नज़दीक कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं और वो क्लियरली दिखाई देता है तो उसे कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आई व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट नियर द आईज, आँखों के सामने रखता है तो वो क्लियरली दिखाई देता है, तो वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और आँखों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। नाउ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट at this distance is called as the far point of the eye, and the position of the object at this distance is called the near point of the eye। तो far point of the eye और near point of the eye क्या है, समझो एक ऑब्जेक्ट है बहुत दूर है, लेट अस कंसिडर दैट एज अ ट्री। तो ट्री को ऑब्जर्व कर रहा है ये नॉर्मल ह्यूमन आई, और वो ट्री का जो पोजीशन है वो बहुत दूर है, एंड दिस पोजीशन इज़ नोन एज व्हाट, फार पॉइंट ऑफ द आई। और जब भी कोई बुक रखा है नज़दीक आँखों के सामने रखा है तो ये और क्लियरली एकदम दिखाई देता है कि बुक में क्या लिखा है, तो ये हो गया नियर पॉइंट ऑफ द आई। यानी फार पॉइंट ऑफ द आई क्या है, जब भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर रहता है तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट एट द फर्देस्ट डिस्टेंस इज नोन एज फार पॉइंट ऑफ द आई। और अगर बुक नज़दीक रखा है, आंखों के नज़दीक रखा है और एकदम क्लियरली विजिबल है, तो द पोजिशन ऑफ द बुक इज़ नोन एज द नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो नियर पॉइंट ऑफ द आई क्या है? जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट नज़दीक रखा गया है, जहाँ से वो क्लियरली दिखाई देता है, वो पोजीशन को नियर पॉइंट ऑफ द आई बोलता है। उसी तरह फार पॉइंट ऑफ द आई क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट एकदम दूर है और वो क्लियरली दिखाई देता है, तो जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है, वी हैड अज्यूम्ड दैट हैज़ ट्री, तो ट्री को कुछ ऑब्जर्व कर रहा है जो बहुत दूर है, तो पोजिशन ऑफ द ट्री इज़ नोन एज फार पॉइंट ऑफ द आई। फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई the far point is at infinity, and for a normal human eye the near point is at 25 सेंटीमीटर। तो कितना दूर तक एक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो नॉर्मल ह्यूमन आई को क्लियर दिखाई देगा? इन्फिनिटी, मतलब कितना भी दूर हो तो नॉर्मल ह्यूमन आई को वो क्लियरली दिखाई देता है विदाउट एनी स्ट्रेस। उसी तरह फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई नियर पॉइंट कितना है? 25 सेंटीमीटर। नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? समझो मैंने बुक को एकदम आगे रखा, तो उसमें जो वर्ड्स लिखा है, बुक में जो लिखा है, वो ब्लर्ड या फेंट दिखाई देता है, क्लियरली दिखाई नहीं देता है। थोड़ा पीछे लेके जाओ तो एक पर्टिकुलर पोजीशन में जब आएंगे तो वो जो भी अक्षर, जो भी वर्ड्स लिखा हुआ है बुक में, वो एकदम क्लियरली दिखाई देता है विदाउट एनी स्ट्रेस। तो ये डिस्टेंस यानी नियर पॉइंट ऑफ द आई कितना है? 25 सेंटीमीटर। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर के नज़दीक रखेंगे आँखों को, यानी एट 25 सेंटीमीटर रखेंगे तो ही वो क्लियरली दिखाई देगा। उसके अंदर 25 के अंदर यानी नज़दीक रखेंगे तो वो ब्लर्ड या फेंट दिखाई देगा। एट 25 सेंटीमीटर इट विल बी सीन क्लियरली। लेकिन 25 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर में बुक रखो तो तभी वो क्लियरली दिखाई नहीं देता है। तो उसका नियर पॉइंट ऑफ द आई क्या है? 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट ऑफ द आई क्या है? इन्फिनिटी। नाउ जस्ट नाउ आई हैड सेड कि दूर का ऑब्जेक्ट और नज़दीक का ऑब्जेक्ट एकदम क्लियरली दिखाई देता है। वाई? क्योंकि आई का जो लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस है, वो अपना फोकल लेंथ इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है। वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कुछ हद तक ही कर सकता है, लिमिटेशन में कर सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा वो बढ़ा भी नहीं सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा वो कम भी नहीं कर सकता है। नाउ दिस कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द फोकल लेंथ इज़ नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन? The capacity of the lens to change its focal length as per the need is called its power of accommodation। तो power of accommodation क्या है? जो आई लेंस है वो अपना फोकल लेंथ इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है, इसी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। लेकिन फोकल लेंथ, आई लेंस जो है वो अपना फोकल लेंथ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा भी नहीं सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा कम भी नहीं कर सकता है। एक लिमिट तक बढ़ा सकता है और एक लिमिट तक ही कम कर सकता है।